हेलो दोस्तों। कल अपन बात कर रहे थे 1857 की क्रांति, राजस्थान में जो अपनी क्रांति हुई थी 1857 की, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। उसको आज कंटिन्यू करते हैं। पहले जो कल अपन ने पढ़ चुके थे उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे अपन कंटिन्यू कर पाए उसको। तो अपन ने कल उसके जो चेन थी, एक टाइमलाइन जो थी उसको डिस्कस किया था। उसके बारे में सबसे पहले अपन ने याद किया 1711 में जो थे मेवाड़ के आसपास का जो क्षेत्र था, मंदसौर से टच होता हुआ, वहां से धन एकत्रित किया था मराठों ने। उसके बाद में बूंदी में उन्होंने डिस्टर्बेंस किया था। मालवा पे अधिकार करने के बाद में 1735 में यहाँ एक तरह से प्रवेश करने लग गए थे। बाद में नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। उस समय पे इन्होंने राजस्थान के जो राजा थे उनको, राजपूत शासक जो थे, उनको एकत्रित करने का प्रयास, असफल प्रयास किया था कहीं ना कहीं। बाद में राजस्थान में इनकी एंट्री बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हस्तक्षेप बढ़ गया था। उसके अगेंस्ट में होड़ा सम्मेलन किया था राजाओं ने, जो असफल हो गया था। उसकी उसकी सूचना पेशवा को लगने के बाद में पेशवा उत्तर भारत की यात्रा पे आए, और यात्रा पे आने के बाद में जगत सिंह और जयसिंह ने उनका स्वागत किया। और दुरासराय की संधि 1738 में नवाब के साथ में की थी, उस निजाम के साथ में की थी। उस दुरासराय की संधि के द्वारा मराठों का मेवाड़ मालवा पर पूरा अधिकार हो चुका था। अब मालवा पर अधिकार के बाद में राजस्थान को टारगेट करना उनके लिए और ज्यादा इजी हो गया था। उसके बाद में यहाँ के जो शासक थे वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, मराठे एक तरह से पावरफुल हो रहे थे। और इससे बचने के लिए इसके बीच में एक इंसिडेंट होता है कि जो लॉर्ड लेक थे, उन्होंने क्या है, लसवाड़ी के जो अपना अलवर के पास में क्षेत्र है लसवाड़ी का, वहां पे सिंधिया को हरा दिया था। और जो इनकी जो मराठों की जो पावर थी उसको कहीं ना कहीं धक्का दिया था। अब राजस्थान के शासक थे, उनको एक होप मिल गई थी कि मराठों की तरफ से मुंह मोड़कर हम अंग्रेजों की तरफ देख सकते हैं। और इसी दिशा में अंग्रेजों ने भी एक कदम बढ़ा दिया था कि मेटकॉफ को नियुक्त कर दिया था, जो संधि पत्रों के लिए हस्ताक्षर करने के लिए नियुक्त किया गया था। मेटकॉफ ने उस काम को बखूबी निभाया और संधियों को आगे बढ़ाया था। और अब राजस्थान के राजा भी इंटरेस्टेड हो गए थे, क्योंकि दोनों के हित आपस में मिल रहे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड हेस्टिंग्स आते, जिन्होंने सर्वोच्चता की नीति दी थी, और कंपनी को सर्वोच्च माना गया था कि अब सुप्रीम कौन होगी, ये कंपनी, ना मराठे हैं ना मुगल है, अब कंपनी ही सर्वोच्च, सुप्रीम जो पावर है वो कंपनी के पास में है। अब उसके बाद में जो सहायक संधियां हुई थी, उनकी क्या क्या शर्तें थी? भाई अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था राजाओं ने, राजाओं का जो वंशानुगत अधिकार था उसको कंपनी ने स्वीकार कर लिया था। एक रेजिडेंट तैनात कर देगा जो आंतरिक शांति व्यवस्था, जो उनकी इंटरनल मैटर है उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। विदेश नीति राजाओं की खत्म कर दी गई थी, और सैनिक जो वहां पे जो सेना रखी जाएगी वो रक्षा के लिए उसका खर्चा सेना वो राजा देगा। तो ये सारी कुछ खिराज भी डिसाइड किया था, जो वर्ष अपडेट करते रहते थे उसको एनुअल आधार पे। ये सारी उसकी शर्तें थी। इनका प्रभाव जो ऐसा हुआ कि इन संधियों से क्या है, जो टैक्स बढ़ने लग गया, क्योंकि बार बार खराज बढ़ा रहे थे, आर्थिक कंडीशन राजाओं की कमजोर हो गई। और राजाओं की जब आर्थिक कंडीशन कमजोर हुई, और इसी दौरान जो पॉलिटिकल एजेंट था, जब राजा कमजोर हुए तो वो एक पावर के रूप में राइज अप हो रहा था। और पॉलिटिकल एजेंट ने पूरा पूरा जो इंटरनल मामले थे उनमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के कारण राजा जो अपने शासन के प्रति उदासीन हो गए, और उनकी उदासीनता के कारण जो सामंत थे उनको भी जो अधिकार थे उन पे भी कुठाराघात हुआ। अब सामंतों के अधिकार भी कुचल दिए गए। धीरे धीरे जब समाज में सुधार करने का, जो सामाजिक सुधार के प्रयास अंग्रेजों ने किए, उनको भारतीय जनता ने एक तरह से अपने निजी जो सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप माना, और उनके खिलाफ एक असंतोष की भावना बारूद के रूप में जागृत हो गई। और इस बारूद को चिंगारी देने का काम जो राजस्थान के जो कवि थे, जो साहित्यकार थे, उन्होंने इस दिशा में काम किया था। जैसे सूर्यमल मिशन, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था, राजस्थान के बांकीदास थे, राघुदास थे। इन कवियों ने अपनी जो कविताएं थी, रचनाएं थी, उनसे सभी जो लोगों के असंतोष की भावना थी उसको बढ़ाने में सहायता दी। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्रांति, नसीराबाद में क्रांति। कल यहां से अपन को स्टार्ट करना था। ओके, ठीक है। नसीराबाद में क्रांति। देखो नसीराबाद, सबसे पहले इसका अपन बात करते हैं, नसीराबाद है कहाँ पे। नसीराबाद आज का जो अजमेर है, अजमेर के पास में नसीराबाद है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले अपन भारत का, ये अपना मान लो इंडिया है। देखो यहाँ पे जो स्टेट है ये बंगाल है, ठीक है।
और पहले कहें तो एक तरह से ये पूरा इलाका जो ये बंगाल के अंडर में आता था, जो आज का बिहार, बंगाल, असम वाला क्षेत्र, कुछ बांग्लादेश, उड़ीसा, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे एक इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, इन्फेंट्री का मतलब है पैदल सेना, यहाँ पे 15वीं 15th और 30th 15वीं और 30वीं इन्फेंट्री सेना थी, उसको भेज दिया गया था राजस्थान। राजस्थान में जगह थी नसीराबाद, अजमेर के पास में, यहाँ पे बंगाल से आई हुई थी। उसी दौरान हम पढ़ते हैं मेरठ में 10 मई को 1857 को क्रांति हो जाती है। और जब यहाँ पे क्रांति होती है, इसकी सूचना राजस्थान में आती है धीरे धीरे, और 28 मई को नसीराबाद में जब एक सूचना पहुंचती है, उससे पहले पहुंच गई थी, बट यहाँ पे जो क्रांति हो गई थी, विद्रोह कर दिया था इन्होंने 28 मई को यहाँ के सैनिकों ने। यहाँ की घटना ये है कि यहाँ पे देखो, ये आप देख पा रहे हैं 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बंबई लांसर सैनिक, ये टुकड़ियां थी वहां पे, ये सारे वहां पे विद्यमान थे। और जब वहां पे मेरठ के पास में जब विद्रोह हुआ, जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो अंग्रेजों को यहाँ पे एक शस्त्रागार था अजमेर में, उस शस्त्रागार की रक्षा ये 15वीं बंगाल की इन्फेंट्री कर रही थी। अब अंग्रेजों को इन पे डाउट हो गया कि भाई ये इधर से आए हैं तो हो सकता है इनमें भी विद्रोह की कहीं ना कहीं भावना हो। अब एक तो पहले ही इन बंदों के शक करके वहां से भेजा गया है, और उन पर आप शक कर रहे हो, तो एक तरह से उनको भी आपने चिंगारी दे दी। अब ये जब इनको यहाँ से हटा दिया गया, शस्त्रागार की रक्षा कर रहे थे, इनको यहाँ से हटा दिया गया, उसके बाद में इनके मन में भी एक तरह से असंतोष की भावना आ गई, और इन्होंने क्या है बाद में यहाँ पे, और धीरे धीरे साधु और फकीर जो थे, एक गन चलाई थी उस समय पे, एनफील्ड राइफल, उसके जो कारतूस थे उनमें चर्बी का प्रयोग होता था, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। ऐसी अफवाह उड़ गई थी कि भाई उसमें चर्बी है गाय और सुअर की, और उससे भी विद्रोह का भावना हुई थी, अपन बात करेंगे आगे। तो ऐसे करके इन 15वीं जो बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री थी, इन्होंने अविश्वास के कारण यहाँ पे एक क्रांति की शुरुआत कर दी थी। तो अपन डिस्कस करते हैं इसको, आगे पढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ था। इसके निम्न कारण रहे। उस समय नसीराबाद में 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी, और बंबई लांसर्स के सैनिक थे। मेरठ में विद्रोह की सूचना 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है, तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। जो सैनिक थे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के, उनमें भी अब विद्रोह की भावना जागृत हो चुकी थी। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। कौन कर रही थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। संदेह के कारण उसे वहां से हटाकर नसीराबाद भेज दिया गया। अब वहां से जो नसीराबाद जो छावनी थी, उसमें जो ये बंबई लांसर्स 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये सारी टुकड़ियां थी। अब इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को भी वहां पे भेज दिया गया था नसीराबाद। संदेह के कारण उसे वहां नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। थर्ड, इन दिनों बाजार और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के बेस में राजस्थान आए, और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। ये आप सबको पता है, उसका तत्कालिक कारण यह माना जाता है चर्बी वाले जो कारतूस थे। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपीय सेना, बाद में उन्होंने क्या तोप भी मंगवाई थी, और यूरोपीय सेना को भी मंगवाया था कि भाई कल को ऐसी इंसिडेंट हो जाए कि भाई अपने को ये इंडियन जो सोल्जर्स हैं ये रिवोल्ट कर दे, तो इनको कंट्रोल करने के लिए अपने पास यूरोपियन जो आर्मी होनी चाहिए। इस सूचना को अंग्रेजों ने गुप्त रखा था, सीक्रेट रखा था। जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना, ऑब्वियस बात है, जब सेना में ये बात पता चलेगी कि भाई सैनिक ये अंग्रेजों ने अलग से यूरोपियन सैनिक मंगाए हैं हमारे कंट्रोल करने के लिए, तो उनको बुरा लगेगा। इन्हीं कारणों से 28 मई, डेट याद रखना, 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने, किसने किया था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया गया। भैया तोपखाना जो था अजमेर वाला, उस पर अधिकार कर लिया गया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों ने शस्त्रागार लूटा, जो वहां पे शस्त्रागार था, आर्मरी थी, उसको लूट लिया गया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों में, हाँ यहाँ पे देखना ध्यान देने वाला,
यहाँ पे 2 अधिकारियों की मृत्यु कर दी थी। मेजर स्पोर्टिस वुड था और एक कर्नल न्यूबरी था, और 2 अधिकारी जो थे वो घायल हो गए थे, लॉक और हॉर्डी। लॉक और हॉर्डी ये यहाँ पे घायल हो गए थे। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को यहाँ पे विद्रोह कर दिया, तोपखाने पर अधिकार कर लिया, और 2 जो अधिकारी थे मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यूबरी, इनको हत्या कर दी और लॉक और हॉर्डी को घायल कर दिया था। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। उन्होंने वहां से जब वो भागे तो उन्होंने शरण कहां पे ली थी? ब्यावर में। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई, खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई, पर इन विद्रोही सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। जो सैनिक थे अब कहां जाएं, क्योंकि प्लानिंग के तहत तो इतना किया नहीं था, एक सेंटिमेंट्स थे जो उनके हर्ट हुए अविश्वास के कारण, और उसके कारण उन्होंने विद्रोह को प्रबल कर दिया। और विद्रोह जब हो गया, अब सैनिक क्या करें, क्योंकि अब अंग्रेज फोर्स मंगा सकते हैं, तो उसके बाद में उन्होंने क्या है, वो दिल्ली की ओर कूच कर गए। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान कर लिया, और 18 जून 1857 को विप्लवी कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। वहां पे भी इनका छोटा सा एक झड़प हुई थी और अंग्रेजों को वहां पे परास्त कर दिया था। अब देखो, एक कहावत है, खरबूजे का देखो खरबूजा रंग बदलता ही है। तो नसीराबाद के सैनिकों ने जब, पहले मेरठ के सैनिकों ने जब क्रांति की तो सूचना ही नसीराबाद, वहां पे विद्रोह हो गया। नसीराबाद की जब सैनिकों ने क्रांति की, और बगल में पास में नीमच का एरिया था, मध्य प्रदेश से टच होता, आज नीमच मध्य प्रदेश में है, और उस समय पर राजस्थान का ये भाग माना जाता था। तो नसीराबाद की क्रांति की सूचना नीमच पहुंच गई तो 3 जून को। यहाँ पे कब किया था? 3 जून को। नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया। भाई क्या हुआ था, इनके पास जो सूचना पहुंची थी कि भाई नसीराबाद में ऐसे ऐसे हुआ, सैनिकों ने शस्त्रागार आग लगा दी, क्योंकि वहां पे शस्त्रागार था, तो वहां उसमें आग लगा दी। तो क्या करें अपन, क्या करें? कुछ नहीं, जो अंग्रेज अधिकारी उनके बंगले लूट लो, और क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके वहां पे सारे बंगले थे, उनको लूट लिया, आग लगा दी, और यहाँ से भागते भागते नीमच से वो कहाँ पहुंच गए बाद में? शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा में, और उस समय मेवाड़ रियासत के अंडर में आता था, और शाहपुरा ये पहुंच गए। जो यहाँ के शाहपुरा का शासक था, या ठीक हम कह सकते हैं सामंत थे, उन्होंने इन क्रांतिकारियों को भोजन के ठहरने की व्यवस्था की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बा हेड़ा पहुंच, देखो राजस्थान का, ये अपना मालवा वाला क्षेत्र था यहाँ, और नीमच भी यहीं पे है। तो यहाँ से भागते भागते ये पहले इधर आए, और निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में होता है, यहां से जाने के बाद में और ये दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। ठीक है, क्रांतिकारी निम्बा हेड़ा पहुंचे, यहाँ जनता ने स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांति, क्योंकि जनता उस समय एक तरह से इमोशनली अटैच हो गई थी इन सैनिकों से, जब अंग्रेजों के खिलाफ ये पूरा जो घटनाक्रम हो रहा था। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। यहाँ पे जो आगरा पड़ता है अपने उत्तर प्रदेश में, यहाँ से होते हुए दिल्ली में पहुंच गए थे, एंटर हो गए थे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने, देखो कई जगह ये अपने को सुनने को मिलता है, जनता ने क्रांतिकारी को स्वागत किया, और क्रांतिकारी की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सॉवर्स, क्योंकि देखो मैंने बताया था ये नीमच उस समय बाद में आते हैं, जब शाहपुरा, नीमच के बाद में सैनिक जब शाहपुरा आते हैं, शाहपुरा मेवाड़ रियासत के अंडर में था, और मेवाड़ का इस समय वो पॉलिटिकल एजेंट जो था वो थे सॉवर्स। कौन थे? सॉवर्स। और सॉवर्स ने यहाँ पे कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौज, उनके राजाओं से फौज मंगाई इसने, और राजकीय फौज की हेल्प से, सहायता से इसने यहाँ पे वापस नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था 8 जून 1857 को। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा था। 3 जून के विद्रोह किया, आग लगाई, उनमें सरकारी बंगले लूटे, और शाहपुरा से होते हुए निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, देवली, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। और यहाँ पे वापस कंट्रोल किसने किया था? क्योंकि शाहपुरा और ये सारा आता मेवाड़ के अंडर में था पूरा इलाका, तो मेवाड़ के जो कैप्टन पॉलिटिकल एजेंट था सॉवर्स, उसने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था। अगला है एरनपुरा और आहुआ की क्रांति। देखो एरनपुरा और आहुआ ये उस समय मारवाड़ रियासत के अंडर में आते थे, पाली में पड़ता है ये आहुआ। और यहाँ पे जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी जोधपुर लीजियन। कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। देखो अंग्रेजों की जो सैनिक टुकड़ियां थी उनका प्रशिक्षण वगैरह ये कराते थे माउंट आबू में। यहाँ पे बात करें, यहाँ
ये देखो, यह माउंट आबू सिरोही में है, और यहाँ पे ये जोधपुर और पाली वाला क्षेत्र है। यहाँ जो सैनिक आई हुई थे इसके जोधपुर लीजियन के जो सैनिक यहाँ पे आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए, इन्होंने जब सुना कि भाई नसीराबाद में भी क्रांति हो गई है, नीमच में भी, यहाँ की इनकी सूचना मिली इनको, तो इनमें भी ऑब्वियस सी बात है अपना जो विद्रोह की भावना है वो प्रकट हुई, और इन्होंने भी यहाँ से नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्योंकि इनको सूचना मिली थी ये सारे कहाँ गए, दिल्ली, ये इधर विद्रोह किया और कहाँ गए, दिल्ली। तो इन्होंने भी क्या किया, हम भी क्या करेंगे विद्रोह, और हम भी कहाँ जाएंगे, दिल्ली। इन्होंने अपना एक नारा दे दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। भाई दिल्ली जाके क्या करेंगे, कोई प्लान तो था नहीं, दिल्ली जाके क्या करेंगे, फिरंगी मारेंगे, बस यही था उस समय। किसी पूछो क्या करना है, फिरंगी मारने, कहाँ जाके, दिल्ली। तो इनका नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है, कौन से कहां पे दिया था ये नारा, जोधपुर लीजियन जो सैनिक थे इन्होंने। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। यहाँ मारवाड़ के जो जागीरदार थे उन्होंने भी इनको भरपूर सहयोग दिया था। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली, तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। कब, 21 अगस्त 1857 को क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा। देखो क्या कर सकते थे, सब जगह जब सूचना आ रही थी वहां पे क्या हुआ, वहां पे हुआ कि भाई वहां पे ये लूटा है, आग लगाई है, शस्त्रागार को लूटा है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी लूट लेते हैं पुलिस स्टेशन को। मारवाड़ के रास्ते दिल्ली, और वहां से क्या कहां पे चले गए ये, दिल्ली के लिए वहां से निकल गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे, यहां से मेन जो घटनाक्रम होता है यहाँ पे होता है, जब क्रांतिकारी कहां पहुंच गए, पाली। जब तो वहां पे पाली के पास में आउआ जो ठिकाना था, उस आउआ ठिकाने के ठाकुर थे कुशाल सिंह, और कुशाल सिंह ने उन जो सैनिक थे उनको अपने पास रोका, उनका अपनी सेवा में लिया, और उसने भी अपनी जो इच्छा थी उनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष करने की, उसको प्रदर्शित किया, और सेना के साथ में मिलकर यहाँ पे 2 युद्ध लड़े थे उन्होंने, एक 8 सितंबर को और एक 8 सितंबर और 18 सितंबर को। वह अंग्रेज और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। कौन, कुशाल सिंह। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आउआ पहुंचे। जो मेवाड़ की हमने बात की थी, डायरेक्टली वहां पे कोई क्रांति नहीं हुई थी, वहां के जो शासक थे उन्होंने भी पॉलिटिकल एजेंट का एक तरह से साथ दिया था, परंतु वहां के जो सामंत थे उन्होंने उनका विरोध किया था, और उनके सामंतों ने जो सहायता दी थी वो किसको दी थी, कुशाल सिंह चंपावत को। देखो जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने, कुशलराज सिंह भी एक व्यक्ति था, उनका सेनापति था कुशलराज सिंह भी, इसके नेतृत्व में एक फौज भेजी। किसके खिलाफ भेजी थी, आउआ के ठाकुर और जो क्रांतिकारी सेना थी। हुआ क्या, यहाँ पे 8 सितंबर 2 युद्ध हुए थे। देखो 8 सितंबर और 18 सितंबर को। 8 सितंबर को जो युद्ध हुआ था पहला, उसमें जो जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने एक सिंघवी कुशलराज, उनका जो सेनापति था, उसको भेजा था, और अंग्रेजों की जो फौज थी उसको भेजा था। ठीक है, 8 सितंबर 1857 को आउआ के ठाकुर व क्रांतिकारी संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित किया। पर यहाँ पे जीत कौन गए थे, कुशाल सिंह ने अपनी विजय यहाँ पे दर्ज कर ली थी। अब इस बात से कौन दुखी हो जाएगा, या कौन एक तरह से गुस्से में आ जाएगा, इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह, इसको अनार सिंह भी बोलते हैं, ओनार सिंह भी बोलते हैं, इसको मार दिया गया था, और सिंह भी यहाँ से जान बचाकर भाग गया था। जोधपुर फौज की तोपें वे बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आगुआ आ गया। जब उनको खबर लगी एजीजी लॉरेंस को कि भाई यहाँ पे ऐसे करके कुशाल सिंह की छोटी सी सेना ने और जो सैनिक थे उन थोड़ी संख्या में मिलकर जोधपुर की जो फौज थी, जो एक तरह से उनकी राजा की जो फौज थी उसको हरा दिया है, इतनी बड़ी सेना को, तो खुद जो एजीजी था, राजस्थान का सबसे बड़ा अधिकारी, एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस, यहाँ पे एक सेना का नेतृत्व करते हुए आता है 1857 में 18 सितंबर को। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, और यहाँ पे भी विजय कौन हो जाता है, ये रोचक घटनाक्रम था। यहाँ पे भी जो कुशाल सिंह है, आउगा के ठाकुर थे, वो विजयी हो जाते हैं। दोनों युद्धों में उन्होंने अंग्रेजों और राजा की जो फौज थी दोनों को परास्त किया और विजय हासिल की। इस बात से जो एजीजी लॉरेंस था उसकी प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा, और बंदे ने मन में सोच लिया था कि भाई कैसे न कैसे करके उसकी प्रतिष्ठा की जो हानि हुई उसको अपन बदला
लेंगे। यहीं से वो जब वापस गया हार के, तो यहीं से प्रतिशोध में उसने बुलाया ब्रिगेडियर होम्स या कर्नल होम्स, जो इसको बुलाया कि भाई देखो ऐसे वहां से हमें पराजित कर दिया है, अब उसका बदला लेना है, कैसे लेना है वो तुम जानो। ब्रिगेडियर होम्स 2-3 महीने वेट किया, जनवरी में आया पूरे दलबल के साथ में। और जब जनवरी में आया तो दोनों सेनाओं के बीच में भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलूमर चला गया। बहुत भीषण जो एक तरह से प्रहार किया था कर्नल होम्स ने, और इसको इतनी शक्ति अब कुशाल सिंह के पास नहीं रह गई थी, वहां से वो सलूमर छोड़ के चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौज ने, अब वहां से सलूमर चला गया था वो जब वहां से आउवा को छोड़कर, तो ब्रिटिश जो फौज थी उन्होंने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। देखो पहले जो युद्ध हुआ था ना 18 सितंबर वाला, उसमें जो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमिशन, उसको मारकर इसका जो सिर था, एक तरह से गर्दन थी, वो आउवा के किले पर लटका दी थी वहां पे, ठीक है, आउवा के किले पर यहाँ पे लटका दिया गया था उसका सिर, मैकमिशन का। तो यहीं से जब कुशाल सिंह यहाँ से छोड़ के चला गया, उस पर कब्जा कर लिया और आउवा किले को यहाँ से लूट के गांव को पूरा बारूद से आउवा किले को उड़ा दिया गया। और यहाँ पे एक मूर्ति थी जो सुगाली माता की मूर्ति है, उसको भी यहाँ पे खंडित कर दिया गया था। ये अपन ने पढ़ लिया एरनपुरा और आउवा में क्रांति। उससे पहले अपन ने नीमच में पढ़ चुके थे और वहां से नसीराबाद में भी पढ़ चुके, 3 जगह अपने क्रांति पढ़ चुके हैं। चौथा अपन पढ़ते हैं मेवाड़। मेवाड़ में देखो डायरेक्टली कोई ऐसे सैनिक टुकड़ी वगैरह इन्होंने विद्रोह नहीं किया था। यहाँ पे क्या है, जनता में काफी संघर्ष वो था, विद्रोह था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सॉवर्स ने, देखो यहाँ पे सॉवर्स ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था मेवाड़ में, क्योंकि जब मेरठ में क्रांति हुई थी तो एजेंट टू गवर्नर जनरल जो एजीजी था, उसके पास में उसने सारे पॉलिटिकल एजेंट को मैसेज भेजा था कि कहीं पे भी ऐसी अगर घटना होती है, कोई सैनिक विद्रोह होता है या कोई ऐसी असंतोष की खबर आती है, तो पॉलिटिकल एजेंट की जिम्मेदारी है उसको दबाने की। और उसमें जैसे मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स था, उसने लेटर निकाल दिया था महाराजा के नाम कि भाई हम दोनों को ही अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। सॉवर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था। अब कंपनी को और महाराणा दोनों को ही भय किससे था, यहाँ के सामंतों से। किससे था, सामंतों से। अब दोनों के जब दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त, तो आपस में इन्होंने मिल गए, दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सॉवर्स के निर्देशों का पालन करें। वही चीज जो मैंने अभी बताई थी, जो मैसेज वहां से आया था कि ऐसी गतिविधियों को कंट्रोल करना है, वो मेवाड़ महाराणा ने अपने सामंतों को लेटर लिख के भेज दिया था। दूसरी ओर कप्तान सॉवर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहां तक कि सलूमर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में, जो सलूमर के रावत केसरी सिंह थे ना, क्योंकि इस समय पे जो सामंत थे उनके अधिकारों को एक तरह से कहें तो खत्म कर दिया गया था, लगभग कुचल दिया गया था। उसने मेवाड़ के जो रावत केसरी सिंह थे सलूमर के, उन मेवाड़ के महाराणा को क्या है, चुनौती दी कि भाई अपने 8 दिन में अगर अधिकार नहीं मिले, परंपरागत अधिकार, तो क्या है, मैं चित्तौड़ की गद्दी पर किसी दूसरे प्रतिद्वंदी को बैठा दूंगा, महाराणा को हटा दूंगा। मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ गद्दी पर महाराणा के प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तब कप्तान सॉवर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी। तो जो सॉवर्स था वो यहाँ पे आगे आया, क्योंकि सॉवर्स और मेवाड़ महाराणा दोनों एक साथ मिले हुए थे। तो सॉवर्स ने अपनी ओर से धमकी दी, रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की या कोई भाग लिया किसी कार्रवाई में, तो उसकी जागीर से हमेशा के लिए अपदस्थ कर दिया जाएगा और राजपूताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। आप अधिकारियों की बात तो छोड़ो, आपको यहाँ से आने भी नहीं दिया जाएगा, यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो कप्तान सॉवर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह भी शांत हो गए। अब उसके बाद में पढ़ेंगे कोटा में क्रांति। देखो कोटा एक पूरी राजस्थान में जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंटेंस जो इंटेंसिटी रही थी वो थी कोटा में। सबसे ज्यादा
प्रभावित कोई शहर रहा था तो वो कोटा था। यहाँ राजा जो थे राम सिंह सेकंड, उनको नजरबंद कर लिया था सैनिकों ने, और 6 महीने तक, बहुत बड़ी बात है, सैनिकों ने बिना किसी, 6 महीने तक बिना शासक के शासन हुआ है यहाँ पे। सैनिकों ने एक तरह से नजरबंद करके रख लिया था उनको। तो राजस्थान के राज्यों की में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। और कोटा में जो क्रांति हुई थी वो बड़ी रोचक है कि यहाँ का जो कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट था, कल बात की थी बर्टन, बर्टन को शक था। बर्टन ने, जो यहाँ के राम सिंह थे सेकंड, उनको सलाह दी कि देखो महाराजा, हमें कुछ अधिकारियों पे क्या है, शक है, और इन अधिकारियों को ऐसा करो, आप अपने अंडर में मत रखो, इन्हें हमारे अंडर में दे दो, हम इनका अपने आप इलाज कर देंगे। तो उन अधिकारियों का नाम थे जयदयाल थे, राम रतनलाल और जियालाल। तीन थे जिनके पे उनको शक था, जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। मेजर बर्टन का ये सुझाव था या कहीं उनकी सोच थी, ये इन अधिकारियों को पता लग गया कि भाई हमारे ऊपर ऐसे ऐसे शक कर रहे हैं और हमारे ऊपर कोई एक्शन लेने वाले हैं। इस शक के आधार पे जब ये खबर फैली तो इन अधिकारियों ने यहाँ पे क्या है, ये क्रोध से पागल हो उठे। इन्होंने क्या है, गुस्सा आया, असंतोष, फिर इन्होंने अपने सबकी मीटिंग बुलाई और सैनिकों ने क्या कर दिया, यहाँ पे विद्रोह। अब चूंकि गुस्सा किसके खिलाफ था, बर्टन के, तो बस बर्टन को ले लिया लपेटे में, बर्टन को पकड़ा और उसको मौत के घाट उतार दिया। साथ में उसके दो चुन्ने मुन्ने दो बच्चे भी घूम रहे थे और उनको भी साथ में लपेटे में ले लिया गया। ये, और बर्टन को मारने के बाद राजा को कैद कर दिया। राजा को 6 महीने तक लगभग कैद करके रखे, और कब तक, जब तक कि जो अपने धौलपुर के जो शासक थे उन्होंने आके यहाँ पे इनको नहीं छुड़ाया था। धौलपुर से जो सेना आई थी उसने यहाँ पे इनको छुड़ाया था। धौलपुर के जो राजा थे मदनपाल और H.G. रॉबर्ट्स अधिकारी जो आए थे, इन्होंने सेना के माध्यम से कोटा को, जो राम सिंह सेकंड थे, उनको मुक्त कराया था। तो अपन बात करते हैं कोटा में क्रांति। राजस्थान में के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान था। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था, देखो पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी थी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है, उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दें जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें कौन कौन थे, जयदयाल, रतनलाल और जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी, एक सेकंड, ओके, मेजर बर्टन ने जिन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार से महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। उनको पता लग गया था कहीं ना कहीं से। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तद अनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो ध्यान रखना, कोटा में कब क्रांति हुई थी, 15 अक्टूबर 1857 को, 15 अक्टूबर 1857 को। ओके। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को भी घेर लिया था और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला, महाराव के महल को घेर लिया और महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद कर लिए गए थे। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। एक वो लेटर लाया, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। भाई उस पर 9 शर्तें थी, उनमें महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि मेजर बर्टन के जो और उनके जो पुत्रों की हत्या की थी उस पर फोर्सफुली एक तरह से साइन करवा लिए गए उन जो क्रांतिकारी थे कि भाई हमने ये सब महाराव के ऑर्डर पे किया है। महाराव को उसकी जिम्मेदारी संभाल दी थी कि भाई आप जानो। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा के अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा। ये अपने बात की थी करौली से यहाँ पे सैनिक सहायता आई थी। करौली के जो मदनपाल थे, कौन थे यहाँ पे, करौली के मदनपाल। करौली के शासक ने यहाँ पे मदनपाल जो थे, मैंने पहले धौलपुर बोल दिया था गलती से, इन्होंने यहाँ पे आके सहायता प्रदान की थी इनको। क्रांतिकारियों को कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जब यहाँ पे H.G. रॉबर्ट्स आते हैं वो यहाँ पे छोड़ाते हैं बाद में, तो 6 महीने तक अधिकार रहा था। सरकारी गोदाम, बंगलों, दुकान, अस्त्र भंडारों को आदि को लूटा, उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन प्राप्त और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों को भीषण आतंक पैदा कर दिया गया था। पूरा शहर इस बात से प्रभावित रहा था 6 महीने तक
यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर एच जी रॉबर्ट्स, कौन थे? एच जी रॉबर्ट्स, क्रांतिकारियों पर नसीरबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा और उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए, कोटा से भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। जो यहाँ पे हमने जयदयाल पढ़े थे, एक मेहराब खां भी थे, तो जयदयाल जो थे उनको क्या कर दिया? तोप से उड़ा दिया गया था। अब पढ़ते हैं अपन अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे भरतपुर की। कहाँ की? भरतपुर। भरतपुर की लोकेशन ऐसी थी कि ये अपना मान लो राजस्थान है, तो इसके ईस्टर्न साइड में भरतपुर, यहाँ के जो सैनिक विद्रोह कर करके जा रहे थे सब दिल्ली जा रहे थे, और रास्ते में कौन पड़ रहा था? भरतपुर। तो यहाँ के जो महाराजा जसवंत सिंह थे उस समय पे, उनको टेंशन इस बात की होगी कि ये सैनिक जो आए और यहाँ आके विद्रोह नहीं करते। तो भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, उसको महाराजा जसवंत सिंह ने सलाह दी कि ऐसा करो, आपको अगर यहाँ इन सैनिकों ने देख लिया, पहले ही ये यहाँ से विद्रोह करके आ रहे हैं और अब कफन बांध के आ ही रहे हैं, अगर आपको यहाँ देख लिया और भरतपुर रियासत में कुछ ऐसा हो गया तो गलत हो जाएगा। तो उसने सलाह दी कि भाई मॉरिसन साहब आप यहाँ से 9-11 हो लो, और मॉरिसन साहब ने वो सलाह मानी और वहां से रातों रात अपने बिस्तर पैक किए और निकल लिए। पर यहाँ पे जो गुर्जर थे, गुर्जर जाति थी, और यहाँ पे मेव, गुर्जर और मेवों ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था पूरे जो भरतपुर जिला था। और अपन अलवर में पढ़ेंगे, वहां पे भी गुर्जर जो लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ और कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर जो आगरा और मथुरा के काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा था। यहाँ पे कोई ज्यादातर घटनाएं नहीं रही थी। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद, देखो उस समय पे क्या है, मथुरा में विद्रोह हो गया था। जब अपन पूरी ओवरऑल पढ़ते हैं 1857 की क्रांति इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो मथुरा का जो विद्रोह होता है उसके बाद में यहाँ पे भी क्यों प्रभाव आना स्वाभाविक था। भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरत पर आक्रमण कर सकते, कि भाई नीमच के जो क्रांतिकारी थे वो यहीं से गए थे, रास्ते सारे दिल्ली से जा रहे थे। जब महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सेना से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर और मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले की अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की चारदीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने वाली है। अगला है नेक्स्ट अलवर। सेम चीज हुई थी अलवर में। दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों में गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के शासकों को काफी परेशान किया था। ये अलवर और भरतपुर की बात की है। देखो चित्र दे रखा है एक, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है एक। उसके बाद अपन बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर रियासत में गंभीर उपद्रव हुए। धौलपुर में भी जो एक तरह से कहें कोटा जैसी कंडीशन हो गई थी। 1857 में, अक्टूबर 1857 की ईस्वी प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर की क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। धौलपुर की जो लोकेशन है वो मध्य प्रदेश से टच होती हुई है, यूपी और एमपी दोनों बॉर्डर पर पड़ता है। और जो ग्वालियर और इंदौर वाला क्षेत्र है वो से टच है। यहाँ की जो क्रांतिकारी सेना थी वो कहाँ पे, धौलपुर में आ गई थी। और जब धौलपुर में आएंगी तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव भी डालेंगी। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना और अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए। यहाँ पे महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी, राजा को छोड़कर वहां के जो सैनिक और अधिकारी थे वो कहाँ मिल गए थे, ग्वालियर और इंदौर की क्रांतिकारी जो सेना आई थी उसके साथ में। अब धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। अब वो क्रांतिकारी थे वो धौलपुर में खूब लूटमार की थी। उन्होंने वहां के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे माननी पड़ी। धौलपुर के में इन क्रांतिकारियों ने देखो इन क्रांतिकारियों में कौन कौन थे धौलपुर में, रामचंद्र और हीरालाल। रामचंद्र और हीरालाल, इनके नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया था। राजा की जो तोप थी सब पर कब्जा कर लिया
उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही। पटियाला, देखो पटियाला के शासक ने यहाँ पे सेना भेजी थी धौलपुर में। तो ऐसी रियासत जहां 1857 की क्रांति में बाहर, राजस्थान के बाहर से सहायता मिली थी, वो कौन सी रियासत थी? धौलपुर रियासत थी। कहां से आई थी? पटियाला से सहायता आई थी, सैनिक सहायता। धौलपुर, जयपुर, जयपुर में महाराजा को उनके पदाधिकारी एक राव सिंह, शिव सिंह, देखो यहाँ पे एक तो थे शिव सिंह और एक थे शिवदीन। शिवदीन उनके एक तरह से पर्सनल पीए थे। इन दोनों ने अपने अपने सुझाव दिए महाराज, जो जयपुर महाराजा थे। शिव सिंह ने सलाह दी कि भाई अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे जाने चाहिए। परंतु उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी शिवदीन थे, उन्होंने महाराजा पर अंग्रेजों के साथ लेने के लिए जोर डाला कि भाई अब मुगल तो कमजोर हो चुके हैं, अपने को कहाँ जाना चाहिए? अंग्रेजों के साथ जाना चाहिए। जयपुर में नवाब, ये देखो विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां, ये मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। ये अपने बहादुर शाह के साथ मिलकर इनके खिलाफ एक तरह से प्लानिंग कर रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजा को मालूम हो गई और इनको यहाँ से निकाल दिया गया, सादुल्ला खान को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा अपने, सादुल्ला खान को किस रियासत ने 1857 की क्रांति में षड्यंत्र के कारण निष्कासित किया था? तो जयपुर ने। किसने किया था? जयपुर ने। अगला है टोंक। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां, टोंक में किसका नेतृत्व था? मीर आलम खां। टोंक का नवाब, यहाँ का जो नवाब था वो था वजीरुल्लाह, ठीक है। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक में आने के लिए आमंत्रित किया। जो सेना थी नवाब की, यहाँ का जो नवाब था वजीरुद्दौला, इसके अगेंस्ट जाके जो सेना थी उसने किसको आमंत्रित कर दिया था? यहाँ पे जो नीमच के क्रांतिकारी सैनिक थे उनको टोंक में आमंत्रित कर दिया था। हमने पढ़ा था जब नीमच के सैनिक दिल्ली गए थे, वो टोंक, देवली से होते हुए, टोंक से होते हुए दिल्ली गए थे। उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया था। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। ये अपन राजस्थान की जो क्रांति की घटनाएं हुई थी 1857 में, वो डिस्कस की। अगला अपन बात करते हैं सलूमर और कोठरिया का योगदान। सलूमर और कोठरिया पढ़ते हैं मेवाड़ के अंडर में। किसके अंडर में? मेवाड़ के अंडर में। आहुआ, जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर, देखो हमने बात की थी कि मेवाड़ में डायरेक्टली ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। जो यहाँ के सामंत थे और जो यहाँ के ठिकानेदार थे, उन्होंने सहयोग किया था किसको? आहुआ के कुशाल सिंह को सहयोग किया था। एक तरह से जहां जहां विद्रोह हो रहा था वहां वहां इन्होंने क्या किया था? सहयोग किया था। और इन्होंने ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। और जो कहीं क्रांतिकारी जो परिवार थे, उनका एक तरह से उनको शरण देने का काम इन्होंने अपने यहाँ पे किया था, जो मेवाड़ के सामंत थे इन्होंने। तो आहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों, सलूमर के तो थे रावत केसरी सिंह और कोठरिया के थे रावत जोध सिंह, उन्होंने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के, देखो अपने बात की, मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूमर और कोठरिया में यहाँ पे अपने शरण दी थी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलूमर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। जब महाराणा ने संधि की थी अंग्रेजों के साथ, तो विरोध किसने किया था? केसरी सिंह ने। और आहुआ के ठाकुर को यहाँ पे पूरी सहायता दी थी, कुशाल सिंह को। उसके बाद में एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे, तब कोठरिया के रावत जोध सिंह ने उनको गले लगाया। जब हम बात कर रहे थे आहुआ से, जब वो वहां से आहुआ से कुशाल सिंह आ गए थे,
कर्नल होम्स ने वहां पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद वो कभी सलूम्बर गए थे, कोठरिया आए थे। कोठरिया आए थे जब जोध सिंह ने उनको गले लगा लिया, मतलब एक तरह से अपने वहां पे रखा था, शरण दी थी। और कोठरिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी थी। कोठरिया में कौन थे? रावत जोध सिंह थे। सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर व भावी परिणामों की चिंता न कर सलूम्बर व कोठरिया के रावतों ने अपना अपूर्व योगदान, त्याग और साहस का परिचय दिया था। अगस्त 1858 की ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया था। नवंबर 1800, देखो पूरे भारत में 1858 तक पूरा विद्रोह जो पूरे भारत का था वो कुचल दिया गया था। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया था। क्रांति के बाद में महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी वो ये थी कि अब जो पहले कंपनी का जो अंडर में पूरे देश में जो अंग्रेजी शासन था, अब वो हैंडओवर कर दिया गया था किसको? ब्रिटिश क्राउन को। अब ब्रिटिश क्राउन इस हिंदुस्तान की जो जमीन थी, जो कंपनी ने जो अपना साम्राज्य फैलाया था, उसको उस पर राज कौन कर रहा था? ब्रिटिश क्राउन। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेष अधिकारों को सुरक्षित करने का आश्वासन दिया गया। अब अंग्रेजों को एक बात समझ में आई कि 1857 की जो क्रांति थी इसकी हमें भनक तक नहीं लगी, भाई ऐसा क्या था। दूसरा, चलो भनक नहीं लगी, क्रांति हो गई, हम इस क्रांति को दबा भी नहीं पाते, हम इसको कंट्रोल कर पाए, तो उस सबसे बड़ा योगदान जो था वो किसका था? इन राजा महाराजाओं का। इन राजा महाराजाओं का बाकायदा स्टेट पूरा योगदान रहा था अंग्रेजों को सपोर्ट करने में। हमने पढ़ा था कैसे अपनी सेनाएं तक भेजी थी इन्होंने एक जगह से दूसरे जगह क्रांतिकारियों को दबाने में। तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि अब राजाओं को क्या है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन देंगे और इनको एक तरह से जो आगे जो इनकी पीढ़ियां आ रही है राजाओं की, उनको जो इनके उत्तराधिकारी आ रहे हैं उनको पूर्ण अपन अंग्रेज टाइप में डेवलप करेंगे। इसीलिए बाद में क्या है, जो राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए इसके बाद में देखो इसी समय पे क्या है, कॉलेज वगैरह खोले गए। अपने मेयो कॉलेज की बात करें, इसी समय पे खोले गए थे सारे। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा था। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, देखो क्या क्या चेंज हुआ था। आधुनिक शिक्षा का प्रसार अपने बात की थी अभी, वो कॉलेज वगैरह खोले गए थे राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए। नए मध्यम वर्ग का जन्म, अब एक नया मध्यम वर्ग जो था उसका एक तरह से राइज हो गया था कि भाई जो सामंत थे वो भी एक तरह से उनकी शक्ति कमजोर होने लग गई थी। मध्यम वर्ग जो पैसे धीरे धीरे अपना डेवलप कर रहा था, उसका राइज अप होने लग गया था। यहाँ पे प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, पहले राजा उसके करीबी लोग प्रशासनिक जो प्रशासन में रहते थे, अब जनसाधारण को भी नियुक्तियां देने लग गए थे। और अपन बात करते हैं इसी समय पे ब्रिटेन में जो सिविल सेवा वगैरह है उसकी भी स्टार्टिंग, पेपर वगैरह भी लेना चालू हो गए थे इस समय पे। तो जनसाधारण की नियुक्तियां भी हो गई थी, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। देखो क्रांति जब हुई थी, जो ये क्रांतिकारी थे ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं कहें तो आर्थिक ताकत होती है, और इनको आर्थिक जो सहायता दी थी वो प्रदान की थी ये जो वैश्य समुदाय थे पूरा, तो इनका काफी योगदान रहा था। तो वैश्य समुदाय का भी सहयोग लिया जाने लगा। इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। अब जो यहाँ के जो नरेश थे, राजा थे और जागीरदार थे, क्योंकि अब पूरी तरह से वो किस पर निर्भर हो गए थे? अंग्रेजों पर। अब क्रांति जो थी वो क्यों असफल हो गई भाई? क्योंकि अब क्रांति का उद्देश्य क्या था? पहली बात तो क्रांति एक तरह से प्लानिंग ही नहीं थी। ये अपन कारण अभी पढ़ेंगे इसके, क्यों ये फेल क्यों हो गई थी। तो इसमें सबसे पहली देखो, राजाओं के राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। पहला चीज तो यहीं पे यही आ जाती है, अंग्रेजों के प्रति थोड़ा सा क्या है, वो झुके हुए थे राजा। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी, मतलब जो क्रांति हुई थी उसको रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह और स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। सेकंड, राजस्थान में विद्रोहियों में आपसी एकता। जो क्रांतिकारी जो थे, अपन ने पढ़ा कोई 28 मई को कर रहा है, कोई 3 जून को कर रहा है, कोई 15 अक्टूबर को कर रहा है, कोई 1 अगस्त में कर रहा है। तो ऐसे कर करके जो क्रांतिकारियों में एकता थी, वो उस प्रॉपर जो चैनल था उनमें उस कॉन्टेक्ट का भी एक तरह से कमी थी, एकता और संपर्क का अभाव था।
कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति हुई थी। तो अलग अलग समय पर क्रांति होना भी इसका एक फेल्यूर का कारण था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे ने एक प्रयास किया था सभी को संगठित करने का, एक अंग्रेजों के विरुद्ध एक तरह से मजबूत एक फ्रंट प्रदान करने का, उसको भी एक इन्होंने क्या है सहयोग नहीं दिया था। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। जो रियासत थी उनमें भी एक तरह से यूनिटी जो थी नहीं थी। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया गया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए गए। मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने यहाँ पे विश्वासघात किया उन क्रांतिकारियों के साथ में। क्रांतिकारियों ने उनको लेटर लिख के रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप हम अंग्रेजों के खिलाफ जो अपन क्रांति कर रहे हैं इसका लीड करो, इसको लीड करो, बट उन्होंने लीड नहीं किया और जो सारे लेटर जो आए थे उनको किसके आगे रख दिया था, अंग्रेजों के सामने, जो अधिकारी थे उनके सामने। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था। अब ये भी इसका एक तरह से कहें तो पॉइंट बन जाएगा, फेल्यूर का कारण बन जाएगा। इस कारण हमें उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, मेन कोई केंद्रीय संगठन भी नहीं था और कोई लीडरशिप भी, नेतृत्व का भी अभाव था। फिर क्रांतिकारियों के बीच आपसी संपर्क की अपन बात कर चुके थे, उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो कम नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, त्याग और बलिदान की भावना बहुत ज्यादा थी, परंतु उनमें अंग्रेजों से रण कौशल और ना अंग्रेजों के समान वो प्रशिक्षित थे, ये भी कंफर्म बात थी। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया था। तो जून अपन बात करते हैं, मई जून में एक क्रांति स्टार्ट हुई थी 57 में, और मई जून 1858 लगभग एक साल के अंदर में जहां जहां पे भी ये ऐसी घटनाएं हुई थी सब जगह अंग्रेजों ने वापस से अपना कब्जा कर लिया था। इस कारण उन्होंने अंग्रेजों में हुई, राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। ठीक है, 1857 क्रांति की असफलता के परिणाम पे कारण पढ़ लिया। अब क्या है परिणाम? सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद में क्या हुआ, राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। मेन पॉइंट अब किसके अंडर में आ गई, सीधी सीधी ब्रिटिश संरक्षण में आ गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। जो कंपनी ने जो संधि की थी, अब वो ब्रिटिश, देखो अपन बात की थी 1858 में, अब कंपनी को हैंडओवर हो गया था, कंपनी का जो शासन था वो हैंडओवर कर दिया था किसको, ब्रिटिश क्राउन को। तो ब्रिटिश जो क्राउन था, रानी थी, उसने कंटिन्यू रखी जो संधियां हो रखी थी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया था। दोहरा अंकुश कैसे हो गया था? एक तो वो रियासती राजाओं के अधीन थे और दूसरे उन पर अब किसका नियंत्रण हो गया था, अंग्रेजों का। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अब जो एक तरह क्रांतिकारी जो पनप रहे थे उनको भी दबा दिया गया था अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण। अब अंग्रेजी का प्रसार हो गया, उससे क्या हुआ, कहते हैं ना कोई भी चीज, हर चीज के बुरे और अच्छे पक्ष होते हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा जैसे जैसे बढ़ी, जो फॉर्मल एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ी, तो उससे राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। अब लोगों में जागृति होने लगी, जो लोग पढ़ के आने लगे, बाहर के विदेशों में देखने लगे, जो समानता स्वतंत्रता वाली जो बात, बंधुता वाली जो बात करते हैं, वो सारी दुनिया के जो कॉन्सेप्ट थे, लोकतंत्र क्या है, इन सब से परिचित होने लगे यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे। और स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज और स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुन लाल सेठी, देखो अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी थी। ये हमेशा से एक माना जाता है कि जो भारतीय आजादी का जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था, उसको कहीं ना कहीं इस क्रांति ने ही बेस प्रदान किया था। जो क्रांति की लीडरशिप थी, उन्होंने आगे जो स्वतंत्रता संघर्ष जो अपना हुआ था, स्वतंत्रता के जो आंदोलन हुआ था, उसको कहीं ना कहीं एक बेस प्रदान किया था और उसको भूमिका को तैयार किया था। ये अपना 1857 क्रांति आज कंप्लीट हो चुकी है, 2 वीडियोस इसकी हो चुकी है कंप्लीट। और जो लोग आप में से कोई आरएस वगैरह प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसके लिए बहुत अच्छा एक तरह से कह सकते हैं। ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं बना के, हमें क्वेश्चंस मिलते नहीं है कई बार, तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके जो छोटे क्वेश्चन है, अति लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक, तीनों तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। 1857 सिलेबस में भी है, लगभग हर एग्जाम के सिलेबस में रहता है, क्वेश्चन भी यहाँ से खूब आते हैं।
तो अपन ने आज इसको अच्छे से डिटेल में चर्चा कर ली गई है। अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब कर दें, शेयर करते रहें। जो लोग अपने तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये ऑथेंटिक कंटेंट है BSIR का। अपन इसको कहीं पे भी बैठे बैठे कहीं पढ़ सकते हैं, लाइक। सो थैंक यू।